और आइए शुरू कर रहे हैं आज की बड़ी खबर। कौन है जो आपके पैसों में आग लगा रहा है? कौन है जो आपकी मेहनत की कमाई को फूंक दे रहा है, स्वाहा कर दे रहा है? आग लगाने वाले ये कैसे अग्निवीर? बड़ा सवाल आपके जहन में। क्या कोई शख्स जो सोच रहा हो सेना की वर्दी पहनना, वो ऐसे आग लगा सकता है ट्रेन की बोगियों में? कोई ऐसे ट्रेनों को फूंक सकता है? ये तस्वीरें मैं आपको दानापुर बिहार की दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। फूंक दी ट्रेन। अगली तस्वीर अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में बस फूंक दी। आपके पैसों से खरीदी गई रोडवेज की बस फूंक दी गई, आग लगा दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ये देखिए, लात घूसे चल रहे, एटीएम तोड़ दिए गए, स्टेशन पर, चौकी पर, थानों पर इस तरह से तोड़फोड़ हुई है। क्या कोई वर्दी पहनने के बारे में सोचने वाला, सेना की यूनिफॉर्म पहनने के बारे में सोचने वाला ये तोड़फोड़ कर सकता है सड़कों पर? सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए और सवाल ये है मैप के जरिए। सबसे पहले मैप देखिए जरा, कहां कहां ये आग लगाई गई और आपके पैसों पर आग लगाई गई। आपका कितना पैसा फूंक दिया गया ये मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, ये वो राज्य है जहां जहां आग लगाई गई। ये वो राज्य है जहां बस, ट्रेन सब फूंक दिए गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपके पैसों में कहां कहां आग लगाई गई। देखिए जरा, बड़ा सवाल यह है, आपने जो मेहनत से कमाया था, टैक्स दिया था, आपने टैक्स भरा था, ये आपके टैक्स के पैसों पर, ये देख रहे हैं ट्रेन में जो आग लगी है, पूरी ट्रेन खाक कर दी गई जगह जगह। हिंसा और आगजनी का आज तीसरा दिन था। आपको मैं बताऊं, कई जगहों पर ट्रेनों को फूंक दिया गया, जगह जगह ट्रेनों में आग लगा दी गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सवाल यह है, तीसरे दिन सोचिए जरा, आज सिर्फ तीसरे दिन 7 ट्रेनों को फूंक दिया गया, 7 ट्रेनों में आग लगा दी गई है। टैक्स को प्रदर्शन के नाम पर स्वाहा कर दिया गया। आपके पैसे, आप दूध लेने जाते हैं, टैक्स देते हैं, बाल कटवाते हैं, टैक्स देते हैं, शैंपू लेते हैं, टैक्स देते हैं, आपकी तनख्वाह पर टैक्स लिया जाता है। उस पैसों से ये ट्रेनें खरीदी जाती हैं, बसें खरीदी जाती हैं। इस पर जो आग लगा रहा है वो आपकी मेहनत की कमाई को फूंक रहा है। एक कोच, ये जिस कोच में मैं खड़ा हूं, इस एक कोच की कीमत 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए फूंक दिए गए खड़े खड़े। एक्सप्रेस ट्रेन में सबसे ज्यादा अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं, 24 डिब्बे, एक डिब्बे की कीमत 2 करोड़, तो 24 कोच की कीमत सोचिए कितनी हुई, 48 करोड़ रुपए। एक ट्रेन फूंक दी तो हमारे आपके 48 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, आग लगा दी गई इस तरह से। एक इंजन की कीमत 20 करोड़ रुपए, यानी इंजन फूंक दिया गया तो आपकी मेहनत की कमाई 20 करोड़ जला दी गई। एक ट्रेन कितने की आती है सोचिए, 68 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की ट्रेनें होती हैं। ये देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 70 से लेकर 100 करोड़ रुपए, करीब 700 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। सोचिए जरा, किसका पैसा है? आपका पैसा है, हमारा पैसा है। आग लगाने वाले कौन है? सवाल ये, क्या ये सैनिक बनेंगे ऐसे? एक बस की कीमत, जो बस में आग लगाई, 30 लाख रुपए एक बस की कीमत होती है। सोचिए, कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया। कैसे कोई मेहनत की कमाई पर आग लगा सकता है? सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, फूंक दिया गया। इसके अलावा करोड़ों की सरकारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। टैक्स के पैसे से बनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये सरकारी ट्रेन, सार्वजनिक बसें, ये हमारे आपके पैसों से आती हैं। आम लोगों के पैसे से ही ये ट्रेनें खरीदी जाती हैं। आपकी तनख्वाह से बेशक टैक्स ना लिया जाता हो, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, तब भी कोई भी उत्पाद को खरीदते वक्त, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त भी आप टैक्स देते हैं। एक ट्रेन को बनाने में करीब 100 करोड़ का खर्च आता है। जितनी ट्रेन में आग लगेगी, आम आदमी का उतना नुकसान होगा। ये आप ही के पैसे फूके गए। अब अगली ट्रेन जो खरीदी जाएगी वो भी हमारे आपके पैसों से ही होगी। दोबारा ट्रेन खरीदने में भी हमारे आपके पैसे ही लगेंगे। टैक्स चुकाने वालों पर दोहरी मार पड़ेगी, दोहरी मार। ट्रेन बस जलाने से सिर्फ नुकसान ही होना है और इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? सुनिए जरा, आम लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ट्रेनों को फूंकता हुआ, बसों को फूंकता हुआ, उनमें गुस्सा है। उनको सुनिए जरा।
सब विपक्ष की नीति से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी कि हम उस ट्रेन को खरीदेंगे, मेरा ही पैसा है, वो पब्लिक नहीं समझ रही है कि अपने ही पैसे को वो बर्बाद कर रहे हैं। ये सब स्टूडेंट नहीं करता, ये सब जो अराजक तत्व हैं वो ये सब काम करते हैं। इस तरीके से देखा जाए कि विपक्ष की नीति इसमें कुछ है। आप जो है सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का मतलब जानते हैं? सरकारी संपत्ति की हानि मतलब मेरी ही अपनी हानि है, क्योंकि पैसा किसका जा रहा है? पैसा हमारा जा रहा है और इस पर सरकार का कोई नुकसान नहीं है। तो बच्चों को सोचना चाहिए ना, देश में नुकसान हो रहा है, इसमें तो खर्चा तो आप ही लोगों का हो रहा है। जनता का पैसा है, आग लगाने का हक किसी को नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये अपराध है, इसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि दोबारा ऐसा ना हो। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ आग नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं फूंक रहे हैं, ये आपको डरा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये दहशत भर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं देखिए कैसे डरा रहे हैं। क्या कोई सैनिक जो तैयारी कर रहा हो अग्निवीर बनने की इन महिलाओं को ऐसे डरा सकता है कि ट्रेन के नीचे छिपी है, रो रही है, बिलख रही है, अपनों को फोन कर रही है, कह रही है बचा लो, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये डर लोगों में आकर कैसे कोई अग्निवीर कर सकता है? अगली तस्वीर देखिए जरा, बच्चे रो रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे रो रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बिहार के दरभंगा की तस्वीर है, बच्चे रो रहे हैं। क्यों? इनकी दहशत से बच्चे डरे हुए रो रहे हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि घर कैसे जाएंगे सुरक्षित, क्योंकि सड़क पर इस तरह प्रदर्शन और जाम लगा हुआ है। ये देखिए जरा, बच्चा रो रहा है। देखिए अब सवाल बुनियादी ये है, बड़ा बुनियादी सवाल है। एक तरफ सैनिक है और एक तरफ प्रदर्शनकारी है। अब आपको तय करना है, क्या ये प्रदर्शनकारी सैनिक हो सकते हैं? मैं क्यों कह रहा हूं? एक सैनिक क्या करता है? देश की सेवा करते हैं सैनिक, और ये प्रदर्शनकारी देश में आग लगा रहे हैं। एक सैनिक क्या करता है? देश के लिए कुर्बान होता है वर्दी पहनने वाला सैनिक, और ये प्रदर्शनकारी देश को बदनाम कर रहे हैं। सैनिक देश के लिए दुश्मनों से लड़ता है, सरहद पर दुश्मनों से लड़ता है। ये आम आदमी से लड़ रहे हैं, आम आदमी को डरा रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, थाने चौकी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। ये रेलवे ट्रैक और सड़कों को जाम कर रहे हैं। सैनिक हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। हम आप सुकून से सोते हैं तब जब सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होता है, और ये प्रदर्शनकारी जब बाहर खड़े होते हैं तो आप चैन से सो नहीं सकते हैं। तो फिर आखिर इनसे कैसे उम्मीद करेंगे आप कि ये अग्निवीर कहलाने लायक हैं? महिलाओं बच्चों तक को परेशान कर रहे हैं ये लोग। देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता एक सैनिक, और ये प्रदर्शनकारी देश की संपत्ति को ही चला रहे हैं, उसी को फूंक रहे हैं। जरा सुनिए, जो लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिन्होंने देखा है इन उपद्रवियों को, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। पथराव कर दिया, गाड़ी सब टूट गई, दुनिया भर की गाड़ी फूट गई, सब कुछ बहुत बुरे फंसे हुए। ट्रकों के नीचे बैठ के पब्लिक, फैन मेरे साथ है, भाई भी नहीं। क्या इसी बोगी में थी आप? हाँ मेरा है, आज पता ना चला हमें पता ना चला। अच्छा। झोला भी सवारी बेकार कर दे, थैला भी था, खाना उना भी था, कपड़ा उपड़ा था, सब कुछ चला गया। मोबाइल भी था 8,000 की, वो भी चला गया, और कुछ खाने के भी पैसे नहीं है। आप कैसे जाऊंगा घर पे? सुबह से कुछ नहीं खाए सर, पैसे जो भी था सारा छूट गया, ट्रेन में बैग भी छूट गया एक। उम्मीद है कि कुछ ट्रेन चलने वाली है? सर नहीं ले जाएगा तो हम लोग भूख प्यासे में यहाँ मर जाएंगे। सारे लोगों के साथ में सारे सब पब्लिक को उतरने नहीं दिया गया, पूरे पब्लिक पथराव और ये पूरे डंडे पत्थर और ये सबसे मार करके पूरे आग लगा करके पूरे बोगियों को। सोचिए, जो वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखता है उससे आम आदमी डर रहा है, जो वर्दी पहनने का ख्वाब देख रहा है उससे आम आदमी घबराया हुआ। लेकिन ये कौन लोग हैं? नकाब पहने इन लोगों को मैं बेनकाब करता हूं। देखिए जरा, ये प्रदर्शनकारी सब नकाब पहने, ध्यान से देखिएगा जरा, मुंह ढके हुए ये लोग कौन हैं? इन्होंने क्यों मुंह ढक रखे हैं? सोचिए जरा, ये सुपौल की तस्वीर है, ये देखिए, 1 2 3 पीछे 4, ये सब मुंह ढककर क्यों आए? सोचना पड़ेगा इसमें कौन लोग शामिल हैं जो आग लगा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर बनारस की देखिए, वाराणसी की। 1 मुंह ढका है, 2
ये मास्क लगाए, ऐसे कोरोना में किसी ने मास्क नहीं लगाए या मास्क लगा के खड़े? 3, 4, 5। ये वो जो लोग जो कोरोना में मास्क नहीं लगाए लेकिन आज मास्क लगाए, ये बेवजह नहीं है। ये जो मुंह ढक रखा है इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। कौन लोग हैं जो भीड़ में आ रहे हैं? अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर कानपुर की देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए कानपुर की तस्वीरें और देखिए जरा ये मुंह ढक रखा है जिस तरह से इन्होंने जो मास्क लगा रखा है, ये जो मुंह ढक रखा है, मुंह ढकने के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? इन्होंने आगजनी की है क्या? तो मास्क क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा ग्राफिक दीजिए फास्ट, ये आपके सामने आ गया। हिंसा एक्सप्रेस का आखिर ड्राइवर कौन है? ये मास्क लगाए लोग कौन है? किसी को मास्क लगाकर आकर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है जब उसके दिमाग में, उसकी नीयत में कुछ और चल रहा हो? वही हो रहा है। अग्निपथ स्कीम पर 11 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक बात, कई जगहों पर भीड़ में नकाबपोश नजर आ रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लोग अच्छे भले प्रदर्शन को फ्लॉप कर रहे हैं, चेहरे पर नकाब डालकर ये भीड़ में शामिल हुए हैं। छात्रों की भीड़ में असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। क्या ये पूरा प्रदर्शन हाईजैक हो गया है? बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। बिहार में हिंसा को लेकर अब तक 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 125 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। अब तक दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर केस बाकायदा दर्ज हुए हैं। देश भर में प्रदर्शन को लेकर 316 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 80 मेल, 134 एक्सप्रेस ट्रेनें अब तक रद्द हो गई हैं। सवाल बुनियादी ये है, सुनिए जरा, सवाल यह है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनके बीच में ऐसे हिंसक, ऐसे उपद्रवी घुस आए हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे ही आग लगाते रहेंगे क्योंकि इनकी नियत है आग लगाना। अब जरा बिहार के एडीजी और उत्तर प्रदेश के एडीजी दोनों को सुनिए क्या कह रहे हैं। और काफी लोग इसमें आ गए, कुछ असामाजिक तत्व भी लोग इसमें जुड़ गए हैं और छात्र के अलावा इस तरह से आगजनी करके या तोड़फोड़ करके आम जनता को नुकसान पहुंचा के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर कोई समस्या है या इससे एग्री नहीं करते हैं इस स्कीम से, तो आप अपनी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके या रख के लिखित में दे के भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से करेंगे तो अगर आपके ऊपर एफआईआर होगी तो फिर तो अग्निपथ के आप किसी भी आपके भविष्य का कोई भी पथ नहीं बाकी रहेगा भविष्य में। वो बहकावे में न आए। इस संबंध में कुछ अभी सूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नजर है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और आइए, मैं तो आपको चेहरे ढके सूरतें दिखा रहा था, लेकिन मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए कैसे थाने फूंकने की साजिशें रची गई हैं, वो सच सामने आ गया है आपके सामने। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। अग्निपथ के विरोध में हिंसा की साजिश, बड़ी खबर यह है, बाकायदा व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है। कानपुर में व्हाट्सएप से साजिश रची गई। वो व्हाट्सएप चैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा। अब मैं आपको वो मैसेज दिखा रहा हूं जिसमें थाना फूंकने की, थाने को फूंकने की साजिश रची गई है। देखिए जरा, ये है पूरा व्हाट्सएप चैट। ये लिखा है बादशाह, और देखिए बाकायदा बाइसेप्स बना रखे हैं। ये लिखा है नौबस्ता हमीरपुर रोड जाम करने की तैयारी कि करें, कौन कौन साथ देगा, लिखा है मैं। और ये देखिए लिखा है, इसके अलावा इसमें थाना फूंकने की भी बात की जा रही है। जो पूरा व्हाट्सएप चैट आया है, व्हाट्सएप चैट देखिए, नीचे का चैट डिलीट भी किया गया है उसके बाद। आइए मैं आपको दिखाऊं कि आखिर व्हाट्सएप में क्या क्या है और पुलिस किस तरह से आगे कनेक्ट कर रही है, तारों को कनेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ रही है। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया मोबाइल और व्हाट्सएप मैसेजेस क्या है। अग्निपथ के विरोध में हिंसा की साजिश रची गई। हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप से हाईवे जाम करने की अपील की गई कि सारे हाईवे जाम कर दीजिए। पुलिस चौकी फूंकने के लिए भी लोगों को उकसाया गया। बॉयकॉट टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निवीर की बात हो रही है, इस पर भी आखिर क्या एक्शन लेना है, इस नाम से ग्रुप बनाया गया बाकायदा। पुलिस ने 4 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया। इस ग्रुप से जुड़े सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। और व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जो है, उसका नाम है हर्ष, जिसने ग्रुप बनाया, तो 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कानपुर में यह व्हाट्सएप ग्रुप था। इसी तरह के ग्रुप
अलग अलग शहरों में थे। क्या उन ग्रुप्स के जरिए ये साजिश रची गई? पुलिस को अब इसकी तफ्तीश करनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश को क्या कह रहे हैं। हमने न केवल वह व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सभी छात्रों से हमारा अपील है कि वह किसी भी तरह के इस प्रकार के कार्य में संलिप्त ना हो और हम इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन सारे ऐसे लोग जो कि इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से जो आवश्यक है वो कार्यवाही कराएंगे। सोचिए, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी के ऑफिस नवादा में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया गया। कौन घुसा था इस दफ्तर में जिसने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया बिहार के नवादा में? ये क्या कोई टूलकिट वाली साजिश तो नहीं है? बार बार मैं पूछ रहा हूं, ये कोई टूलकिट तो नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देखिए। बीजेपी के मंत्री डिप्टी सीएम रेणु देवी, ये देखिए जरा, रेणु देवी के किस तरह से घर पर प्रदर्शन किया गया, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये हंगामे की तस्वीरें डराने वाली हैं, ये आप देख रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। क्या ये पूरा प्रदर्शन किसी ने हाईजैक कर लिया? क्या इस पूरे प्रदर्शन के पीछे सियासी लोग हैं? क्या इस प्रदर्शन में चलने वाला हर एक पत्थर, हर एक का कई जगह बताया जा रहा है कुछ पेट्रोल बॉम्ब भी चले हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये सब स्पॉन्सर्ड है? देखिए जरा, क्या प्रदर्शन पूरी तरह से बंधक हो चुका है? अग्निपथ पर प्रदर्शन हाईजैक हो गया। पहला बड़ा सवाल है, शहर शहर संदिग्ध भीड़ नजर आ रही है। हिंसक प्रदर्शन के तार खबर यह है पीएफआई तक से जुड़ रहे हैं। पीएफआई स्टूडेंट विंग पर भड़काने का आरोप लग रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी इसमें जुड़ रहा है। हिंसा पर कई व्हाट्सएप चैट अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बताऊं, दिल्ली में आयशा और सीवाईएसएस ने भी बवाल काटा है। ये कौन है? आयशा जो है लेफ्ट का छात्र संगठन है और सीवाईएसएस आम आदमी पार्टी का संगठन है, छात्र संगठन। सियासी पार्टियां भी मैदान में उतर आई हैं जो समर्थन कर रही हैं। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और बिहार और भारत बंद का बाकायदा ऐलान किया गया है। बिहार बंद के समर्थन में आरजेडी भी उतर आई है और सवाल यह है, बेशक ये पार्टियां समर्थन में उतर आए, लेकिन इन पार्टियों को आगे आकर यह बोलना पड़ेगा कि पत्थर चलाने वाले, आग जल लगाने वालों के साथ हम नहीं खड़े हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें। ये आयशा ने आज दिल्ली में जो प्रदर्शन किया है, इसमें क्या पॉलिटिकल लोग शामिल हैं? ये प्रदर्शन सामान्य छात्रों का प्रदर्शन नहीं है। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। ये देख रहे हैं आयशा का प्रोटेस्ट, जो लेफ्ट की छात्र इकाई है वो प्रदर्शन कर रहे थे। सीवाईएसएस जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है उससे जुड़ा हुआ संगठन है, ये प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे थे। इन्हें उठाया है पुलिस ने, लेकिन इस बीच अलग अलग सियासतदान जो ट्वीट कर रहे हैं उनका दिखाता हूं आपको, वो किसे समर्थन कर रहे हैं, कैसे सियासत जो है वो आग बबूला है इस पर। राहुल गांधी ने लिखा, बेरोजगारों को अग्निपथ पर चलाकर संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। अमित शाह ने लिखा, बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे, अग्निपथ देश सेवा उज्जवल भविष्य की दिशा होगी। इसके अलावा तेजस्वी लिख रहे हैं, अग्निपथ योजना अगर न्यायसंगत है तो इससे ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं, अग्निपथ योजना जीवन को नए आयाम प्रदान करेगी, भविष्य स्वर्णिम बनाएगी। अखिलेश यादव ने लिखा, अग्निपथ युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अनुराग ठाकुर ने लिखा, योजना से रोजगार और स्किल के अवसर देने की कोशिश है बाकायदा। ओवैसी ने लिखा, सड़कों पर फैले गुस्से के 3 कारण हैं, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है ये राजनीतिक दलों के जरिए भड़काए गए प्रदर्शनकारी। सुनिए जरा।
मुझे तो ये लगता है, अंदेशा मेरा यही है कि अगले दिन हिंदुस्तान की फौज को भगवाकरण की राहों पर ले जाने की ये सरकार की सबसे बड़ा मंशा है। उसी के मद्देनजर ये सारे चीज हो रहे हैं। किसी के बहकावे में ना जाए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। रेल भी आपकी है, संपत्ति जलेगी आपकी, लेकिन युवा को दिग्भ्रमित करके युवा के कंधे पर बिहार में राजनीतिक दल बंदूक चला रहे हैं। देश का नौजवान सड़कों पर है और जिस तरह से पूरा देश का माहौल है इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, तो ये तो पूरा नौजवान ही इससे लथपथ है। नौजवानों का जो भविष्य ही अंधकार में कर दिया जाएगा, उनके भविष्य को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। देखिए, भ्रष्ट पथ पे चल चुकी मोदी जी की सरकार ने ये अग्निपथ योजना इस देश के अंदर नौजवानों को धोखा देने के लिए, उनको विश्वासघात करने के लिए लाई है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें। आप यदि अब एक बुनियादी सवाल ये है कि गिरिराज सिंह का कहना है कि सियासतदान इन्हें भड़का रहे हैं। अग्निवीर, जो अग्निवीर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मास्क लगाए, देखिए जरा, बस का शीशा तोड़ा है इस लड़के ने अभी। ये आप देख रहे हैं, बस के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये अग्निवीर होंगे, ये वर्दी पहनेंगे, ये सेना में भर्ती होंगे। आप ऐसे लोगों को अग्निवीर बनता देख सकते हैं, देश की सेना में ऐसे लोगों को देख सकते हैं, या प्रदर्शन की आड़ में मास्क लगाकर घुसे पूरे प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल इनका निशाना देश को दहलाना है, इनका मकसद है देश को दरअसल केवल आग में झोंक देना। तो सवाल एक बुनियादी ये है कि बहुत से लोग, मेरा मानना है कि ये जो आग लगा रहे हैं, ये कोई वो शख्स, वो छात्र, वो अभ्यर्थी नहीं हो सकता है जो सेना में जाने की तैयारी कर रहा हो। ये बात कोई भी आम आदमी मानने को तैयार नहीं। इसलिए बहुत से लोगों में जो भ्रम है अग्निवीरों को लेकर, उस भ्रम को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। पहला भ्रम क्या है? पहला भ्रम यह है कि अग्निवीरों का भविष्य जो है वो असुरक्षित है। 4 साल बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो उनके लिए तथ्य क्या है? जो आगे नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है कि वो सीएपीएफ, राज्य पुलिस में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, यानी वहां से आप लौट कर आएंगे 4 साल बाद तो राज्य की जो पुलिस भर्ती होगी उसमें प्रेफरेंस, प्राथमिकता आपको मिलेगी। दूसरे सेक्टर्स में नौकरी के अवसर और खोले जाएंगे। इसके साथ ये होगा, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनको लेकर एक भ्रम है कि अगर आप अग्निवीर में भर्ती हो गए तो पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं आपको बताऊं, 4 साल आप नौकरी करेंगे तो 12वीं की कक्षा के समकक्ष आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी अगर आपने हाई स्कूल करके अग्निवीर में भर्ती हुए अग्निपथ में आप, तो आपको 12th पास एग्जाम का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो 12वीं के इक्वल होगा। आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स भी आपके लिए बाकायदा मौजूद होंगे। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन होगा? वित्तीय पैकेज मिलेगा आपको। जब आपकी नौकरी खत्म होगी तो 11-12 लाख रुपए सिर्फ 4 साल के अंदर मिलेंगे। अमूमन एक आम इंसान 11-12 लाख रुपए सिर्फ 4 साल में नहीं जोड़ सकता, लेकिन 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक ऋण की सुविधा भी मिलेगी। आप वहां से निकलने के बाद अगर नौकरी करना चाहते हैं तो भी विकल्प है और बिजनेस करना चाहते हैं तो भी विकल्प है। दूसरा भ्रम क्या है? अग्निपथ से युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे, यह कहा जा रहा है। तथ्य यह है, सेना में नौकरी के अवसरों में और बढ़ोतरी होगी। अभी कब भर्ती निकली थी आपको पता नहीं, लेकिन अब भर्ती होगी 25% लोग, उसी में आगे उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। भविष्य में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा स्तर से 3 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बात, इसे मूव कीजिए। अब अगला भ्रम क्या है? तीसरा भ्रम क्या है? रेजिमेंट में भाईचारे पर असर पड़ेगा, यह कहा जा रहा है। अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, रेजिमेंट्स के साथ जो जुड़े रहते हैं उनमें एक कनेक्शन होता है,
वो जो भाईचारा उस पर असर पड़ेगा। तो उसका तथ्य यह है, रेजिमेंट व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बड़ा साफ है। रेजिमेंट ज्यादा मजबूत होगी, उन्नत अग्निवीरों का चयन भी होगा इसमें, और यूनिट के अंदरूनी तालमेल को और मजबूती मिलेगी। तीसरा भ्रम देखिए, चौथा भ्रम आपको बता रहा हूं, सेना के तीनों अंगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अधिकांश देशों में इसी तरह की सेना भर्ती व्यवस्था है, बहुत से लोग यहां जानते ही नहीं। इसी तरह की सेना भर्ती व्यवस्था दुनिया के कई अलग अलग देशों में। तथ्य यह है कि यानी इस योजना का परीक्षण पहले वो देश कर चुके हैं, और तेज तर्रार सेना के लिए अच्छी व्यवस्था इसे माना जाता है। पहले वर्ष भर्ती अग्निवीरों की संख्या केवल 3% होगी, और 4 साल बाद दोबारा भर्ती से पहले प्रदर्शन से जांच होगी बाकायदा उनकी, और सेना को सुपरवाइजरी रैंक के लिए जांचे परखे लोग भी मिल सकेंगे, यानी सेना और ज्यादा ताकतवर होगी। पांचवा भ्रम लोगों में यह है कि सेना के लिए 21 वर्ष के युवा परिपक्व नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है इनकी। दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर करती हैं। पहली बड़ी बात, योजना दीर्घ काल में युवाओं अनुभवियों का 50-50% मिश्रण होगी। और छठा भ्रम जो है, अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे, एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तथ्य यह है, ये भारतीय सेना के मूल्यों तथा आदर्शों का अपमान है ऐसा सोचना भी। 4 साल वर्दी पहनने वाले युवा जिंदगी भर देश के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। एक बात, आज भी सेना से रिटायर हजारों लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए यह कहना सरासर गलत है। 7वां भ्रम यह है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई। पिछले 2 साल से पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से इस मामले में बाकायदा चर्चा की गई है। प्रस्ताव मिलिट्री ऑफिसर्स विभाग में मिलिट्री अधिकारियों ने इसे तैयार किया है बाकायदा। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस योजना को सराहा भी है। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं, प्रदर्शनकारी जो भ्रमित है वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हमारी यही मांग है कि हमारा रिटर्न होना चाहिए। हमने 2 सालों की प्रैक्टिस करते हुए हमने 1-1 लाख रुपया दे दिया ट्यूशनों पे, हमने ट्यूशनों पे 1-1 लाख रुपया दे दिया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। वो जो रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है वो पूरा किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया, TRD वापस लिए जाए। हमारा जल्दी से जल्दी एग्जाम होना चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है, हमें पीसफुली प्रोटेक्ट करो सर। हम 2 साल से अनुशासन में बैठे हुए, 1.5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, तो अभी तक हमारा पेपर नहीं लिया गया। 2-3 बार सर इन लोगों ने बीच में डेट दी, 9 बार किया पेपर पोस्टपोन करते जा रहे सर, ऐसे लॉलीपॉप देके। 4 साल पहुंचने के क्या कर लेगा? 4 साल में कोई डिसिप्लिन आ पाएगा उसके अंदर? 4 साल में एक बंदा इंसाफ चलाना सीख पाता है? जाएगा क्या वो? 4 साल के अंदर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा? आपको लगता है कि वो चाइना बॉर्डर पर लड़ाई हो जाएगी तो वो जाके लड़ेगा क्या? खाएगा गोली में तो बोलेगा ना 4 साल करना है, मैं तो जाके घर चले जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं यार वहां। अब आइए आपको बताते हैं, सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्हें तनख्वाह कितनी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे 17 से 23 साल तक के जो युवा इसमें भर्ती होंगे। ये देखिए जरा, सबसे पहले देखिए कुल सैलरी प्रति माह, पहला साल जब ज्वाइन होगा 30,000 रुपए कुल सैलरी, हाथ में मिलेंगे 21,000 रुपए, और फंड कटेगा 9,000 अग्निवीर कॉर्प्स फंड, और अग्निवीर कॉर्प्स फंड में सरकार 9,000 देगी, यानी 9,000 रुपए 18,000 रुपए हर महीने सेव होंगे। दूसरे साल में सैलरी बढ़ जाएगी 33,000 कुल इन हैंड, यानी हाथ में मिलेंगे 23,000, तब कटेंगे 9,900 और 9,900 सरकार देगी। और तीसरा साल देखिए 36,500 रुपए तनख्वाह होगी, हाथ में मिलेगी 25,580, और फंड तब कटेगा 10,950 और सरकार देगी 10,950 प्रति माह। चौथा साल देखिए 40,000 तनख्वाह हो जाएगी और 28,000 हाथ में मिलेंगे, 12,000 कटेंगे तनख्वाह से और 12,000 सरकार जोड़ेगी। तो ये सब जो आपका फंड कट रहा है, देखिए जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, रेड एंड व्हाइट, ये जो फंड कट रहा है, कार्यकाल जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज मिलेगा। तो लगभग 12 लाख रुपए आपको जुड़े हुए मिलेंगे। सवाल यह है, लेकिन एक बुनियादी सवाल है उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है ये बहुत परेशानी का है, ये युवाओं को भटका देगा, युवाओं का करियर भविष्य खराब कर देगा। तो मैं आपको बताऊं, ये योजना हर देश में, इसी तरह से अग्निवीर हर देश में बनाए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल हो रहा है, लेकिन दुनिया में कई देशों में कुछ ऐसी तरह से भर्तियां होती हैं, इसी तरह से।
सुपर पावर कहे जाने वाले दूर मत जाइए, अमेरिका सबसे पहले लिए चलता हूं। अमेरिका में सेना भर्ती का पैटर्न कुछ इसी तरह का है। अमेरिकी फौज में 4 साल के लिए भर्ती की जाती है, 4 साल के लिए। इसके बाद उन्हें 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी पीरियड लगाया जाता है। इस दौरान अगर कभी जरूरत हुई तो इन सैनिकों को वापस ड्यूटी पर बुला भी लिया जाता है। जवान इस दौरान फुल सर्विस में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वो पेंशन के योग्य होंगे। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वो सभी प्रकार की सुविधाएं पाने के हकदार होंगे। समय से पहले रिटायर होने की स्थिति में ऐसे जवान कुछ निश्चित अलाउंस और पर्क्स पाने के अधिकारी होंगे। सेना में भर्ती अनिवार्य तौर पर होती है 18 साल में। ये चीन की बात मैं बता रहा हूं, चीन में क्या तरीका है। 18 साल में हर चीनी पुरुष को पीएलए में भर्ती होना जरूरी है। चीनी सेना में सेवा की अवधि 3 साल होती है और चीनी नौसेना वायुसेना में 4 साल सेवा जरूरी है। हर साल 4.5 लाख चीनी मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। चीनी युवाओं को 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद यूनिट या जरूरत के हिसाब से ऐसे जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद सिलेक्शन बेसिस पर अज्ञात संख्या में सैनिकों को चीनी सेना में शामिल कर लिया जाता है। सेना छोड़ने के बाद इन जवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन दिया जाता है, वही यहां भी देने की तैयारी है। अगर कोई कंपनी ऐसे जवानों को अपने यहां रोजगार देती है तो उन्हें टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। यह सरकार भी कर सकती है। अनुबंध, रूस में देखिए क्या होता है। रशिया में अनुबंध के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 साल की भर्ती होती है, फिर जवानों को रिजर्व रखते हैं। 18 से 27 साल तक की उम्र तक 1 साल सेवा अनिवार्य है। जवानों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल में 2 बार भर्ती की जाती है। सेवा पूरी होने के बाद जवानों को 1 साल के लिए रिजर्व रखा जाता है। ऐसे जवानों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। उनके पास सैन्य एकेडमी में भी शिक्षा लेने का विकल्प होता है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाती है। फ्रांस में देखिए क्या होता है। भर्ती के कई मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रांस में। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो जवान 19 साल तक देश की सेवा करते हैं वो पेंशन के हकदार होते हैं। इजराइल में सभी युवाओं को अनिवार्य तौर पर सैन्य सेवा में जाना होता है। तभी आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े नेता जो हैं उनके सुपुत्र या वो खुद आर्मी में रह चुके होते हैं, क्योंकि देश सेवा, सेना में जाना अनिवार्य है। पुरुषों को अनिवार्य तौर पर 32 महीने सेना में सर्विस देनी होती है, 32 महीने, जबकि महिलाओं को 24 महीने सेना में बिताने होते हैं। इसके बाद इन्हें रिजर्व लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इस दौरान जवानों को हथियार और उपकरण चलाना बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रिगेड लेवल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें ऑपरेशनल ड्यूटी पर लगाया जाता है। इसमें से 10% जवानों को सैन्य बल में रिटेन कर लिया जाता है और उन्हें 7 साल का अनुबंध दिया जाता है। कम से कम 12 साल तक सेना में बिताने वाले जवान पेंशन के हकदार होते हैं। अब जरा सुनिए देश के डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये जो बवाल हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है और ये जो अग्निवीर बनने सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं, उन्हें जरा सुनिए। उसको हम बहुत सोच विचार करके ये प्रोग्राम बनाया है कि 4 साल के बाद जो नौजवान जो वापस सोसाइटी के अंदर शामिल होंगे उनके लिए एक अच्छा मौका होगा काम करने का, पढ़ने का या एक एंटरप्रेन्योर बनने का। पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में खत्म करने का मौका नहीं मिला था। मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा। तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि गहलोत पर सीबीआई का शिकंजा। ये जो आप देख रहे हैं अशोक गहलोत के भाई हैं। ये आप देख रहे हैं अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
उनके भाई पर शिकंजा कस गया है। उनके भाई के ठिकाने पर, उनके घर पर सीबीआई सुबह सुबह पहुंच गई नॉक करने। दिखाई जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये सीबीआई की टीम पहुंची है अशोक गहलोत के भाई के घर पर। सीबीआई ने रेड की है, उनके घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम पहुंची। आखिर क्यों गहलोत के भाई पर सीबीआई की रेड हुई है, यह आपको बताने जा रहे हैं। कई ठिकानों पर उनके रेड हुई है। अशोक गहलोत इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत के भाई जिन्हें आप देख रहे हैं आगे, सीएम गहलोत के भाई के घर पर जो जोधपुर रहते हैं वहां छापेमारी हुई। छापेमारी करने सीबीआई की 2 टीमें पहुंची थी। सीबीआई के 10 अधिकारियों ने छापेमारी की। सीबीआई के 5 अधिकारी दिल्ली से पहुंचे थे जोधपुर, बाकी 5 अधिकारी जोधपुर के ही थे। और आज सुबह सीबीआई की टीम जोधपुर लैंड हुई और एक टीम अग्रसेन यानी अग्रसेन गहलोत के घर पहुंची और छापेमारी के वक्त अग्रसेन गहलोत, अशोक गहलोत के भाई घर पर मौजूद थे। घर पर अग्रसेन गहलोत से पूछताछ की सीबीआई ने। एक टीम अग्रसेन की दुकान पर भी पहुंची, उनकी शॉप पर। अशोक गहलोत के छोटे भाई हैं अग्रसेन गहलोत, पेशे से कारोबारी हैं अग्रसेन गहलोत। और पोटाश घोटाले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये पोटाश घोटाला क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जरा सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। उनके भाई के घर सीबीआई रेड हुई, सुनिए जरा सीएम साहब। मैंने तो टाइम मांगा था उल्टा सीबीआई डायरेक्टर साहब से, ईडी डायरेक्टर साहब से और इनकम टैक्स के चेयरमैन साहब से। 13 को टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को रेड हो गई। तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं आखिर रेड हुई क्यों, सीबीआई क्यों पहुंची थी। ये पोटाश क्या है। ये अशोक गहलोत के भाई हैं अग्रसेन गहलोत। अग्रसेन पर पोटाश घोटाले का आरोप है। पोटाश एक तरह का खाद होता है, आपको बताऊं 2012-13 में पोटाश घोटाले का खुलासा हुआ और 2007 से 2009 के बीच धांधली का आरोप लगा। उसके बाद किसानों का पोटाश निजी कंपनियों को बेचने का आरोप है। सब्सिडी पर खरीदी गई थी ये पोटाश, यानी सब्सिडी पर जो पोटाश खरीदी गई उसके बाद उसे निजी कंपनियों को बेच दी गई। सब्सिडी पर खरीदने के बाद ईडी पहले से इस मामले की जांच कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मूव कीजिए फास्ट। अग्रसेन की कंपनी पर जुर्माना लग चुका है बाकायदा इससे पहले, और मूव कीजिए प्लीज। कस्टम विभाग ने 5 करोड़ 46 लाख का जुर्माना लगाया था इससे पहले और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट में ये मामले में हियरिंग हुई। अग्रसेन गहलोत ने हाईकोर्ट में अपील की थी इस मामले में और अपील के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी उनके, और अब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गहलोत के भाई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अब अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।